नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ नए विषय को लेकर। दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आज हम कम्युनिस्ट पार्टी के शताब्दी वर्ष पूरे होने पर बात करेंगे। अभी 25 दिसंबर को कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे हुए और आरएसएस के भी 100 साल पूरे हुए। दोनों में बहुत फ़र्क है, लेकिन हम आज कम्युनिस्ट पार्टी की बात करेंगे। अभी उन्होंने शताब्दी वर्ष मनाया था उदयपुर में, और ये बात करने के लिए हमारे साथ उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी हिम्मत चांग हमारे साथ हैं, हिम्मत चांगवाल, सॉरी। तो वो बताएंगे, उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो उद्गम हुआ उसके बाद कैसे कैसे आगे बढ़ा और क्यों इतना पतन हुआ, इसके बारे में भी बात करेंगे। और क्योंकि एक ज़माना था कि जब कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के बाद सेकंड पार्टी थी, और आज जो है बहुत पीछे रह गई है, चौथे पाँचवें नंबर पर चली गई है, तो बल्कि और भी पीछे रह गई। तो ये ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में भी बात करेंगे। इनके 100 साल की पूरी यात्रा की चर्चा करेंगे। तो चांगवाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। और हम समझते हैं कि आप इस बात को बता पाएंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म क्यों हुआ, कब हुआ और कैसे ये आगे बढ़ी। धन्यवाद सेठ साहब। कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास बहुत पुराना है, और वैसे तो यही कि आज़ादी के आंदोलन में कम्युनिस्ट पार्टी का, जैसा कि आपने बताया, आज़ादी के आंदोलन में कम्युनिस्ट पार्टी का अभी योगदान रहा है। इसमें आज़ादी के आंदोलन की शुरुआत हम 1857 से मानते हैं। 1857 में जो बहुत सारे रजवाड़ों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक कदम उठाया बहादुर जफ़र के नेतृत्व में। उसके बाद उस वक्त तो खैर वो रजवाड़ों ने इसके खिलाफ कदम उठाया, आम जनता उसमें इन्वॉल्वमेंट कम था। लेकिन धीरे धीरे देश में जिस तरह से औद्योगिक अंग्रेज़ों ने उद्योग लगाने शुरू किए और उद्योग में मजदूर वर्ग वहाँ पर अपना रोजगार पाने लगा, उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ भी बार बार वो संगठित होते रहे और अपने संगठन बनाते रहे। हालांकि वो सीधे तौर पे कम्युनिस्ट पार्टी से उनका कोई संबंध नहीं था, लेकिन वो अलग अलग ग्रुप, अलग अलग, मुंबई में है, बंगाल में है, अहमदाबाद में है, इस तरह से बहुत सारे जहाँ पर औद्योगिक सेंटर थे, उन औद्योगिक सेंटर पे मजदूरों के आंदोलन यूनियन बनी और यूनियन बनाई उन्होंने, और अपने अलग अलग लोगों के नेतृत्व में उन्होंने आंदोलन भी किए। और कुछ ऐसे डॉकयार्ड में भी जो है यूनियन बनी, बहुत बड़ी हड़ताल हुई थी वहाँ की। लेकिन जब 1917 में रूस की क्रांति हुई, और उस क्रांति में एक तरह से आप ये समझे कि उस क्रांति में मजदूरों का शासन पहली बार दुनिया के अंदर कायम हुआ, रूस के अंदर। उससे, उस क्रांति के प्रभाव से, उस क्रांति के जो भी कम्युनिस्ट के सिद्धांत थे, तो मार्क्स ने, लेनिन ने, एंजिल ने, उन्होंने जो कम्युनिस्ट सिद्धांत बनाए थे, जिसमें वर्ग विहीन समाज की स्थापना वर्ग संघर्ष के द्वारा के सिद्धांत के ऊपर, उससे पूरी दुनिया के जितने भी आज़ादी के आंदोलन थे वो प्रभावित हुए। हिंदुस्तान में भी वो आज़ादी का आंदोलन प्रभावित हुए, और बहुत से लोग ऐसे थे जो कम्युनिस्ट विचारधारा से उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। वैसे तो कम्युनिस्ट पार्टी आधिकारिक तौर पे कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में मानी जाती है, 26 दिसंबर 1926 को। लेकिन कुछ लोग का मानना यह भी है कि 1920 में ताशकंद में, जो यूएसएसआर का एक पार्ट है, ताशकंद में कॉमरेड एम.एन. रॉय, उनकी पत्नी एम.एन. रॉय, उनकी पत्नी, और अबानी रॉय, ये तीनों ने मिलकर जो है कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। वहाँ पे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बनाया। लेकिन पार्टी की आधिकारिक स्थापना जो है वो 1925 ही मानी जाती है। 1925 को इस पार्टी का पहला सम्मेलन हुआ कानपुर में। हजरत
मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना हसरत मोहानी के घर में एक सभागार था, उसमें पार्टी का सम्मेलन हुआ। और मौलाना हसरत मोहानी वो शख्स थे जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, और पहली बार कांग्रेस में ये प्रस्ताव भी लेके आए थे, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कॉमरेड हसरत मोहानी ही लेके आए थे कांग्रेस में 1920 में, 1921 में। तो उनके घर के ऊपर ये जो है पहला सम्मेलन हुआ। और पहले सम्मेलन में जो महासचिव चुने गए वो महासचिव SV घाटे थे। और इस सम्मेलन में राजस्थान से भी कुछ लोग शामिल हुए, जिसमें अर्जुन लाल सेठी जो जोधपुर के निवासी थे, जयपुर के निवासी थे, स्वामी सत्य भक्त जो भरतपुर के थे, और जानकी प्रसाद बगरहट्टा, ये 3 लोग राजस्थान से शामिल हुए। स्वामी सत्य भक्त जो राजस्थान से थे वो इस सम्मेलन के संयोजक थे। और इस तरह से जो है कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई। उसके बाद में उस वक्त जब कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई तो उस वक्त जो हिंदुस्तान में एक पार्टी थी, लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान, ये लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में मर्ज हो गई उसी दिन, उसी सम्मेलन के अंदर। उसके बाद अलग अलग क्षेत्र में जो है, अलग अलग इलाकों में, हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में कम्युनिस्ट समूह जो है वो काम करते रहे, जिसमें जो अपने अपने वहाँ की लोकल जो लीडरशिप थी उनके नेतृत्व में, जिनमें मुख्य रूप से MN रॉय और SA डांगे, ये मुंबई में ये जो है सक्रिय रहे, कम्युनिस्ट पार्टी के कार्य करते रहे, मजदूरों को संगठित करते रहे। मुजफ्फर अहमद बंगाल में जो है उन्होंने संगठन का काम किया। शौकत उस्मान यूपी में उन्होंने संगठन का काम किया। गुलाम हुसैन सिंध एवं पंजाब में है, उन्होंने काम किया। भगवती चरण पाणिग्रही ये उड़ीसा में जो है उन्होंने जो है इस तरह से वो किया, संगठन का काम किया। और सिंगार वेलू चट्टियार ये मद्रास में थे जिन्होंने जो है ये काम किया। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना तो 1925 में हुई, लेकिन इससे पहले 1920 में ही एटक की स्थापना हुई, जो पहला केंद्रीय मजदूर संगठन हिंदुस्तान में बना 1920 में। 1920 में मुंबई में इसकी स्थापना हुई और हिंदुस्तान के बहुत सारे मजदूरों ने इस संगठन के साथ अपना एफिलिएशन किया और ये पहला जो है एक मजदूर वो संगठन बना। 1924 में कम्युनिस्ट के ऊपर अंग्रेजों के जो है अत्याचार काफ़ी बढ़े और कानपुर षड्यंत्र केस में ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी सेन गुप्ता और बीकानेर के शौकत उस्मान को 4 वर्ष की कैद हुई इस कानपुर षड्यंत्र केस में। इसके अलावा भी बहुत सारे षड्यंत्र केसों में कम्युनिस्टों को जो है सजा हुई, जिसमें पेशावर षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस में भी जो है कम्युनिस्टों को काफ़ी सजा हुई, उसमें उनको जेल भी हुई। 1934 में अंग्रेजों ने कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर बैन लगा दिया, जो कि 1942 तक वो बैन लगातार चलता रहा। उस दौरान कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस में रहकर ही, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस में रहकर ही आज़ादी के आंदोलन में, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ भी जुड़े और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ भी, बिल्कुल आपका कहना सही है। नंबूद्रिपाद और जोशी जी और ऐसे बहुत सारे लोग। जी जी जी, कम्युनिस्ट समाज ये जो समाजवादी पार्टी है उसके साथ भी उन्होंने काम किया। कम्युनिस्टों ने 1936 में NG रंगा और सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया, जिस पर मेनली जो है उसके लीडरशिप में कम्युनिस्ट लोग ही वो रहे और आज तक वो किसान आंदोलन चला था। कम्युनिस्ट लोग ही रहे और उन्होंने किसान आंदोलन किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने तो बहुत बड़े बड़े किसान आंदोलन किए बिहार में। 1942 में अगर हम देखें तो CPI की सदस्यता 30,000 हो गई थी 1942 में, जब वो बैन हटा तब। और उसमें काफ़ी उस वक्त जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था तो अरुणा आसफ अली जो उसकी अंडरग्राउंड लीडर थी, अरुणा आसफ अली ने अंडरग्राउंड रह के काम किया, क्योंकि देश के जितने भी नेता थे, लीडिंग नेता जो थे, वो लीडिंग नेता गिरफ्तार हो गए थे। बाद में अरुणा आसफ अली ने 1950 या 1952 के आसपास कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता भी उन्होंने ग्रहण की। 1942 में जो आंदोलन हुआ था ना, तो ग्वालियर टैंक पर सम्मेलन होना था कांग्रेस पार्टी का जी, और अरुणा आसफ अली कांग्रेस समाजवादी पार्टी की सदस्य थी उस समय। जी जी, उस वक्त तो उस समय सारे लोग गिरफ्तार हो गए थे, तो अरुणा आसफ अली ने ही जाकर के वहाँ झंडा फहराया था। और फिर वहाँ से अंडरग्राउंड हो गई।
कांग्रेस अंग्रेजों की पुलिस और जो सेना वहाँ पर लगी हुई थी वो सब ताकती रह गई, देखती रह गई, कहाँ गई, बिल्कुल ढूंढती रह गई, बिल्कुल। और वो गायब हो गई। और अरुणा असफ अली ने तो मतलब बाद में 1946 तक बिल्कुल अंडरग्राउंड रही। अंडरग्राउंड के काम उसने अंदर जा रह करके काम किया, दो मैगजीन भी निकाली, शायद अखबार भी निकाला उसने एक। जी जी। और लोहिया जी वगैरह उसके साथ थे उस समय। और गांधी जी की ने ये एक मैसेज किया था उनको कि तुम उन उसके ऊपर 5,000 रुपये का इनाम था उस समय। जी। तो उसने कहा कि ये 5,000 रुपये का इनाम लेने के लिए तुम अपने आप को सरेंडर कर दो, और ये 5,000 रुपये जो है कांग्रेस के कोष में डाल देना। पार्टी फंड में डाल दो। तो उसने मना कर दिया, उसने कहा नहीं, मैं अंडरग्राउंड ही रहूंगी और काम करूंगी। बिल्कुल। तो ये उसका बड़ा इतिहास है। मतलब उसी समय उषा मेहता का भी था। उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो चलाया उस समय, जी वो जी। भी समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई थी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी से लोहिया जी उस रेडियो पर अपनी चर्चाएं करते थे, और दिन भर की घटनाएं जो होती थी, मतलब जो आंदोलन बहुत तीव्र गति से बढ़ा था उस समय, उस आंदोलन की वो सारी खबरें उस पर देते थे। जी जी उससे बिल्कुल। अंग्रेज जो है बहुत परेशान थे, और फिर 2-4 महीने बाद तो उनको पकड़ ही लिया, अरेस्ट कर लिया सबको। जी जी। और इसीलिए अरुणा असफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट कहा जाता है। ये इतिहास में दर्ज है। 1954 में अरुणा असफ अली ने कम्युनिस्ट पार्टी की जो महिला फेडरेशन है, उसे NFW कहते हैं, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन्स कहते हैं, उसकी स्थापना खुद अरुणा असफ अली ने की थी। बाद में वो अरुणा असफ अली दिल्ली की मेयर भी बनी। 1960 में तो मेयर बन गई थी हाँ वो। हाँ। कांग्रेस में चली गई थी लेकिन। उसके बाद कांग्रेस में चली गई थी, और उसके बाद कांग्रेस फिर छोड़ दी उन्होंने। तो इस तरह से उनका वो रहा। और अरुणा असफ अली का कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ने का एक ही वजह था कि क्रुश्चेव ने जो उसको ये अपने जो थे लेनिन के बाद जो आए थे लीडर स्टालिन, क्रुश्चेव ने स्टालिन को एक तरह से नकार दिया था। इससे नाराज होकर उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का जो है वो त्याग पत्र दे दिया था। 1946 में एक कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, खासतौर से तेलंगाना एरिया में। उसे तेलंगाना सशस्त्र आंदोलन कहते हैं। और वो जमींदारों के खिलाफ एक आंदोलन था, जो आंदोलन 1948 तक चलता रहा। उसमें हजारों कम्युनिस्टों ने अपनी शहादत दी। और उस आंदोलन के नेता सी राजेश्वर राव बाद में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी बने। और उस आंदोलन को बाद में खुद भारतीय सेना ने भी उस आंदोलन को दबाया और उसको कुचला। निज़ाम की सेना ने तो कुचला ही, भारतीय सेना ने भी उस आंदोलन को कुचला। वो आंदोलन बाद में बिखर गया और आंदोलन को ख़त्म करना पड़ा कम्युनिस्ट पार्टी को। 1948 में कांग्रेस ने फिर पार्टी को बैन कर दिया। और उस बैन करने की वजह थी कि आज़ादी के आंदोलन में आज़ादी मिलने के बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ने एक नारा दिया था, ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। उनका ये मानना था कि विदेशी साम्राज्यवादियों से देशी साम्राज्यवादियों को हाथ में सत्ता है। लेकिन पार्टी ने इस बात को रियलाइज़ किया कि ये उनका स्टैंड गलत था। बाद में पहले चुनाव से पहले जो पहले चुनाव हुए लोकसभा के चुनाव 1952 में इस कम्युनिस्ट पार्टी से वो बैन हटा दिया। और 1952 में जब चुनाव हुए तो कम्युनिस्ट पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में विपक्ष में उभरी। उसके 1952 में 1957 में और 1962 में कम्युनिस्ट पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी के रूप में विपक्ष में ये थी। कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ा एक वो रहा है, उतार चढ़ाव काफ़ी रहे हैं। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी में एक दो विचारधारा की वजह से वो विभाजन हुआ। एक विचारधारा उनको सुधारवादी कहा जाता है, दूसरी विचारधारा उग्र विचारधारा थी। बीटी रणदीवे जो थे वो उग्र विचारधारा के थे, और पीसी जोशी जो थे वो सुधारवादी विचारधारा के थे। पीसी जोशी और जो ग्रुप सुधारवादी था, उनका मानना था कि हम क्योंकि आज़ाद हैं, आज की डेट में आज़ाद हो गए हैं और हम प्रजातंत्र का एक हिस्सा हैं, तो हमें हिंसक क्रांति को त्याग कर प्रजातांत्रिक तरीके से अपने को एक क्रांति लानी चाहिए। और एक गुट का मानना था, जिसके लीडर बीटी रणदीवे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी भी जो है कम्युनिस्ट पार्टी को सशस्त्र क्रांति की तरफ ही जाना चाहिए। उसी ग्राउंड के ऊपर 1964 में पार्टी का विभाजन हुआ। हालांकि उसके बाद में जो विभाजित पार्टी थी उसके भी कई विभाजन हुए। 1967 में
नक्सलबाड़ी में जो चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने जो एक किसान आंदोलन शुरू किया, उन्होंने हिंसक क्रांति को जो है वो अपनाया, और वो हिंसक क्रांति काफ़ी सालों तक वो चलती रही। लेकिन ज़्यादातर कम्युनिस्ट पार्टियों ने आज की डेट में प्रजातंत्र को और ये वोटों की जो राजनीति है उसको स्वीकार किया, और ये माना कि वोट के द्वारा ही हमें क्रांति लानी चाहिए, हिंसक क्रांति के ऊपर हमें विश्वास कम करना चाहिए। कम्युनिस्टों की अगर हम ये कहें कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप में, तो मैं कम्युनिस्ट पार्टी के लीडरशिप के बारे में, अच्छा मैं राजस्थान के बारे में भी थोड़ा कहना चाहता हूँ। राजस्थान में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना तो काफ़ी देर से हुई, लेकिन राजस्थान में बीकानेर के शौकत उस्मान थे। शौकत उस्मान ने लगभग 1940 के आसपास उन्होंने ये कोशिश की थी कि वो कम्युनिस्ट विचारधारा से काफ़ी प्रभावित होकर उन्होंने अफगानिस्तान के रास्ते मॉस्को जाकर एक सशस्त्र क्रांति की एक जो है शुरुआत करने की वहाँ पर उन्होंने एक अपने कोशिश की कपासन थी। से भी गए थे, एक ममडनी थे, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन वो भी कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब ये विदेश जा करके और वहाँ मतलब मास्को वास्को भी गए थे वो। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल उसका बिल्कुल। नाम याद नहीं आ रहा। कपासन के रहने वाले थे, हम जाके भी आए, उनके परिवार से हमने इंटरव्यू भी किया, जी कई अखबारों में है भी सही वो। जी जी जी। और चंदालिया जी और हम दोनों जने गए थे। जी जी जी। और राजस्थान में वैसे तो वामपंथी आंदोलन की शुरुआत 1920-21 से ही जो है माना जाता है, जब स्वामी कुमारानंद स्वामी ने ब्यावर से ब्यावर में। जो है ब्यावर में थे, और उन्होंने गुजरात से कम्युनिस्ट नेता इंदुलाल याग्निक याग्निक उनको बाद में बुलाकर, ये कांग्रेस में चले गए थे। हाँ उनको बुलाकर और हंसिया हथौड़ा के निशान पर वहाँ पर एक किसान सम्मेलन किया था। वो पहली बार मतलब वो ऐसा हुआ था कि राजस्थान में इस तरह से हुआ। 1936 में ब्यावर में राजस्थान में पहली ट्रेड यूनियन की भी स्थापना हुई, और 1936 में ही देश में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की भी स्थापना हुई, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित थे। उदयपुर में जो एआईएसएफ के लीडरशिप थी, मैं उनके बारे में भी जिक्र करना चाहता हूँ। उदयपुर में कांति शरण शुक्ल, भगवत सिंह भंडारी, उदयलाल चंडालिया, सैयद सखावत, अली उर्फ सन सिंह, कुबेर खान पानेरी, इन्होंने एमबी कॉलेज के अंदर जो है एएसएफ का काफ़ी घनश्याम सिंह भाटी और ये भी थे, घनश्याम सिंह जी भाटी भी थे, बिल्कुल मैयारिया, घनश्याम सिंह भाटी, बिल्कुल, सवाई सिंह मोगरा, सवाई सिंह मोगरा, अमर सिंह मोगरा, जी जी जी, ये सब लोग भी थे इसमें। और उसमें हुकुमराज मेहता भी उस वक्त जो है विद्यार्थियों के लीडर थे। हुकुमराज मेहता जो बाद में कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़के मोहनलाल सुखाड़े को भी काफ़ी जो है वो तगड़ी टक्कर दी। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का गठन जो है हिंदुस्तान में हुआ, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े जो लेखक थे, जिसमें मुंशी प्रेमचंद, डॉक्टर मुल्कराज आनंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, जोश मेलेहबादी, सुब्रमण्यम भारती, महाकवि वल्ला तेज, अली सरदार जाफरी, ख्वाजा अहमद अब्बास, भीष्म साहनी, सज्जाद जहीर जैसे लेखक जो है प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े। राजस्थान में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1970 में हुआ, और उदयपुर बहुत बाद में हुआ। हाँ, उदयपुर, ब्यावर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अलवर के कम्युनिस्ट समूह बने। वैसे तो ये एसएफआई वगैरह तो 55 में शुरू हो गई थी अपने एमबी कॉलेज में। हाँ हाँ, बल्कि और पहले शुरू हो गई थी, 52-53 में शुरू हो गया था। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के नाम से शुरू थी, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। एसएफआई तो बाद में जो है सीपीएम का जो स्टूडेंट विंग है, हाँ नहीं, वो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन है। जयपुर और उदयपुर, जोधपुर के भी बहुत सारे जो आंदोलन में कई कम्युनिस्ट कार्यकर्ता जेल में गए, जिसमें कपासन के सहजीवन के प्रयोग के रूप में कपासन में एक सहजीवन के रूप में कम्यून की भी स्थापना हुई थी, ये 1942 में। राजस्थान में सीपीआई की स्थापना 1948 में मानी जाती है, 1948 में राजसमंद में भावा नाम का एक, राजसमंद के पास भावा नाम का एक घर है, उस घर में पहला सम्मेलन हुआ, और उसमें किशन गुर्जर की पोल में वो सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में सबसे पहले कुमारानंद स्वामी वगैरह थे, इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे कुमारानंद स्वामी, और केली पानीकर जो केरल के रहने वाले थे और अजमेर में ट्रेड यूनियन के नेता थे,
वो सबसे पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राजस्थान राज्य के जो है सचिव बने। उसके बाद में तो बहुत सारे जो है सचिव बने। उस वक्त जो कमेटी बनी, उस कमेटी में स्वामी कुमारानंद, वी जोशी, राधा कृष्ण बोहरा, शंकर देव, कल्याण सिंह, ये लोग उसमें थे। उस सम्मेलन में भाग लेने वालों में उदयपुर से देवीलाल पालीवाल भी थे, देवीलाल और डूंगरपुर से कांति शरण शुक्ला थे, और संत सिंह थे कपासन से। कपासन से थे वो संत सिंह जिनकी आप बात करें, वो नहीं, एक ममडन था, मेरे को याद सदावत अली कहते हैं इनको। हाँ सदावत अली उर्फ संत सिंह, उनको अच्छा संत जी। सिंह के नाम से जाना जाता अच्छा है। अच्छा उनका अच्छा। नाम सदावत अली है। हाँ तो वही और अशरफ फौजदार, अमरचंद सिंगल और इंद्र मकवाना, ये आदि उन लोगों ने जो है सम्मेलन में भाग लिया। 1950 में जोधपुर में सम्मेलन हुआ, जहाँ की HK व्यास जो है उनको HK व्यास। जो है पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना। जो HK व्यास बाद में पहले कम्युनिस्ट विधायक बने वहाँ से, और काफ़ी सालों तक वहाँ से विधायक भी रहे। 1952 में CP बरार जो है वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राजस्थान राज्य के सचिव बने। 1956 में मोहन पूनिया सचिव बने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के। 1980 में किसान सभा की स्थापना हुई। जो रामानंद अग्रवाल भी बहुत सालों तक रामानंद अग्रवाल भी काफ़ी सालों अलवर में तक अलवर से विधायक रहे। हाँ, हाँ। और एक वो हांडा थे गंगानगर में, हाँ हाँ योगेंद्र हांडा, योगेंद्र हांडा, हाँ, हाँ, वो बिल्कुल, भी विधायक रहे। वो भी रहे। पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी की मैं बात करूं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, तो सबसे पहले जनरल सेक्रेटरी एक परमेंद्र हांडा अपने MB कॉलेज में भी पढ़ता था, बाद में कोटा चला गया वो, जी 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 स्टूडेंट फेडरेशन में था वो भी। ये मतलब SFI, ऑल इंडिया SFI में ही था। हाँ, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन में। 1925 से 1933 तक VS घाटे जो है इसके जनरल सेक्रेटरी रहे, ऑल इंडिया के हमारे राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी। 1933 से 1935 तक गंगाधर अधिकारी जनरल सेक्रेटरी रहे। फिर 1936 से 1948 PC जोशी, वो काफ़ी सालों तक जनरल सेक्रेटरी रहे, जो कि उत्तराखंड के रहने वाले थे। 1948 से 1950 तक BT रणदिवे जो है वो जनरल सेक्रेटरी बने। PC जोशी को हटाकर BT रणदिवे को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, क्योंकि BT रणदिवे जो है वो उग्र हिंसक क्रांति के समर्थक थे, और PC जोशी जो है वो लोकतांत्रिक उसमें थोड़ा विश्वास करते थे। 1951-52 में अजय घोष जो है जनरल सेक्रेटरी बने। अजय घोष वो शख्स थे जो भगत सिंह के साथ वो जेल में थे, और उस षड्यंत्र केस में उनका भी नाम था। हालांकि उनको सजा नहीं हुई, उनको सबूत के अभाव में उनको रिहा कर दिया गया था। फिर ऐसे डांगे जो है 62 से 81 तक ऐसे डांगे वो जनरल सेक्रेटरी बने। 62 से 64 तक नंबूद्रीपाद जनरल सेक्रेटरी बने। 64 से 90 तक C राजेश्वर राव जनरल सेक्रेटरी बने, जो तेलंगाना आंदोलन के हीरो थे। 1990 से 96 तक 69 में ये डांगे नहीं थे जनरल सेक्रेटरी? हाँ, 69 में डांगे वो प्रेसिडेंट वो चेयरमैन थे। अच्छा, वो एक चेयरमैन की पोस्ट क्रिएट की गई थी, और ऐसे डांगे को चेयरमैन बनाया गया। हाँ, क्योंकि वो उस वीवी गिरी के जब विवाद हुआ था जी, तो कांग्रेस को समर्थन दिया था उस समय डांगे ही थे उसमें। डांगे चेयरमैन थे, और C राजेश्वर राव जनरल सेक्रेटरी थे। ये था। 1990 से 96 तक इंद्रजीत गुप्ता, जो काफ़ी सालों तक जो है बंगाल से मेंबर पार्लियामेंट रहे, लोकसभा के सदस्य रहे। 1996 से 2012 तक AB बर्धन इसके जनरल सेक्रेटरी बने, और 2012 से 2019 तक सुधाकर रेड्डी जनरल सेक्रेटरी बने, जो आंध्रा के नालगोंडा से कई बार जो है मेंबर पार्लियामेंट चुने गए थे। और 2019 से अभी तक D राजा जो है, जो ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, और तमिलनाडु से आते हैं, वो इसके जनरल सेक्रेटरी बने। जहाँ तक लोकसभा की मेंबरशिप का सवाल है, पहली लोकसभा में जो 51-52 में पहली लोकसभा जो बनी, उसमें 16 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट चुने गए थे। दूसरी लोकसभा जो 1957 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें 27 मेंबर जो है लोकसभा के हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रहे, और मुख्य जो है विपक्ष पार्टी यही थी। जी जी। तीसरी लोकसभा में 1962 में 29 जो है वो सदस्य रहे। इस तरह से सदस्यों की संख्या बढ़ती घटती गई। आज की डेट में हमारे सिर्फ 2 पार्टी के सदस्य हैं, और निश्चित रूप से कमजोरियां हैं।
एक चीज और जिक्र करना, राजस्थान से पार्टी के जो विधायक रहे हैं उन विधायकों की एक लिस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। HK व्यास, रामानंद अग्रवाल, योगेंद्र लाल हांडा, स्वामी कुमारानंद, गफ्फार अली, केसरीमल, रतिराम यादव, नूराबाई और मेघराज दावड़, ये राजस्थान से हमारे वो सचिव ये नूरा भाई ट्रेड यूनियन लीडर भी थे बिहार में, ये ब्यावर में शायद। हाँ, नूराबाई ट्रेड यूनियन लीडर थे बिहार में, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा। और वक्त के साथ में बिल्कुल सही बात है कि आज की डेट में कम्युनिस्ट आंदोलन सिर्फ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ही नहीं, कम्युनिस्ट आंदोलन एक कमज़ोर पड़ा है। और इसकी मुख्य वजह यह है, जो मैं मानता हूँ, जो मेरा मानना है, कि जिस तरह से फांसीवादी विचारधारा को यंग जनरेशन के दिमाग में भरा जा रहा है और जिस तरह से सनातन और एक सांप्रदायिकता दिमाग में डाली जा रही है, जिससे जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों को वो युवक और नौजवान उनको अपने ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, या ये हमारी कमजोरी समझो कि हम उनको वो शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं और वो उनके जो सिद्धांतों को सही तरह से उस नौजवान जो जनरेशन है, यंग जनरेशन, उसको हम समझा नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कमी दोनों तरफ से है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, न केवल CPI बल्कि वामपंथी जितने भी सेंटर टू वाम लेफ्ट हैं उन सब की स्थिति कमज़ोर हुई है। उसके मैं समझता हूँ दो कारण है। एक बड़ा कारण तो वैश्विक है, जो रूस के विघटन के बाद जो है सारी चीज़ें हिल गई और एक नारा उभरा कि देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, और पूंजीवाद के रास्ते सब चल पड़े। और भारत में भी 1992 में जो नरसिंह राव और मनमोहन सिंह की जोड़ी जो आई थी और जिसने अबाउट टर्न किया बिल्कुल और पूंजीवाद को समर्थन किया, वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। तीसरा कारण मेरे हिसाब से ये है कि लोग करियर, बच्चे जो है करियर ओरिएंटेड हो गए। दूसरी बात यह है कि हमारी जितनी भी पार्टियां थी, जैसे समाजवादी पार्टी के भी कई विघटन हो गए, कम्युनिस्ट पार्टी के भी कई विघटन हो गए, और वो फिर जनता में जाकर के उस तरह का काम नहीं कर पाए जैसा कि करना चाहिए था उनको। जनता से एक तरह से डिस्कनेक्ट हो गए, कांग्रेस भी डिस्कनेक्ट हो गई, और इसीलिए ये फांसीवाद जो है जड़े पकड़ता गया। और ये भीतर में काम करते थे, अंदर, मतलब ये ओपन काम नहीं किया इन्होंने छुप के काम किया, अंदर में काम किया, दूसरे नामों से काम किया। जैसे RSS, अब वो 5-6 साल 7 साल के बच्चे को पकड़ लेती थी और उसमें ये भरना शुरू किया कि ये गलत है, वो गलत है, हिंदू राज होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो उसकी वजह से भी हमारे को बहुत धक्का लगा। खैर जो भी है, अब स्थिति ये है कि हम फिर भी आज़ादी की लड़ाई लड़ने में तो हम ही सक्षम हैं, हम ही लड़े। RSS वाले तो कभी नहीं लड़े और कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने कोई आंदोलन भी नहीं किया। जितने आंदोलन सिवाय राम मंदिर के आंदोलन के और दंगे कराने के, उन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया। तो ये एक अपनी विडंबना है, ये कहना चाहिए देश की, कि जो इस बात को नहीं समझ पा रही है और अपना नुकसान करवा रही है। खैर वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो आपका बहुत बहुत आभार। यहीं पे इसको हम समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। अगर आपने अभी तक भी हमारी YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।